सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स PYQ जेईई मेंस के जो 2025 के PYQs हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हमने वीडियो सीरीज चालू करी थी, आज उसका थर्ड जो है ये वीडियो होने वाला है। अब तक हम 2 वीडियोस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर के वो वीडियोस जरूर देख लें। तो आज अगेन हम कंटिन्यूएशन में जो है 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वीडियोस हम लोग शॉर्ट रखते हैं, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार लॉन्ग वीडियोस जो हैं देखने में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। और जेईई मेंस के लिए यदि आप PYQ सॉल्व करते हो तो दैट कैन बी वन ऑफ द वेरी बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है आपके लिए प्रैक्टिस करने का। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के हम इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये जेईई मेंस के जो एस्पिरेंट्स है वो तो देख ही सकते हैं, नीट के भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दिस वीडियो इज मेंट फॉर बोथ जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स। तो बस अब आज के इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन में है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल on the surface of uniformly charged spherical shell of radius r 10 cm is 120 volt। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक स्फेरिकल शेल दे रखा है, स्फेरिकल शेल आपको दे रखा है, और इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो आपको स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो हमसे पूछा गया है, हमसे यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सरफेस जो है सरफेस पे मान लीजिए इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज अगर हम Q मान लें तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 120 वोल्ट है, यानी कि KQ बाय अब 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं, इसको 0.1 लिख देते हैं हम लोग, दैट इज 120 वोल्ट। ये 120 वोल्ट आपको दे रखा है, ठीक है, दिस इज 120 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया है कि द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल एट अ डिस्टेंस r is equal to 5 centimeter from the cell and at a distance r is equal to 15 centimeter from the center of the shell respectively r। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल है स्फेरिकल शेल के लिए उसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल जो है स्फेरिकल शेल के लिए उसका फॉर्मूला या उसका जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो एक बार हम लिख करके देख सकते हैं। तो V जो है स्फेरिकल शेल के लिए इट इज KQ बाय कैपिटल R फॉर R लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R एंड KQ बाय स्मॉल r फॉर R ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। कैपिटल R जो है इस स्फेरिकल शेल का रेडियस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंदर वाले पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, और किसके बराबर रहेगा, उतना ही रहेगा जितना कि सरफेस पे पोटेंशियल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सेंटर ऑफ द सेल है ना, सेंटर ऑफ द शेल पे, तो सेंटर ऑफ द शेल यानी कि अगर O हम सेंटर ले रहे हैं तो V एट सेंटर ये तो सर उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे है, V एट सेंटर ये उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे है, यानी कि ये 120 वोल्ट ही रहने वाला है। फिर आप देखेंगे कि V एट अ डिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये भी सर इनसाइड पॉइंट है, ये भी सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, तो इधर पे भी जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो भी अभी फिर से V एट R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये अभी फिर वापस उतना ही हो जाएगा जितना सरफेस पे, यानी कि 120 वोल्ट। और फिर हमसे पूछा गया एट अ डिस्टेंस R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो KQ बाय 0.15, KQ बाय 0.15 इज इक्वल टू V, ये हमें निकालना है। यहाँ पे हमें एक और चीज दे रखी है कि KQ बाय 0.1 ये हमें 120 दे रखा है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 बाय 0.15 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 120। तो यहां से आपके पास V कितना आ जाएगा, 120, या इसको आप ऐसे कह दीजिए, या चलिए ठीक है 120 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.15, so this is equal to 120
इंटू ये आपका हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 15। ओके, तो बस अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 80 वोल्ट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 80 वोल्ट निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखिए सेंटर ऑफ द शेल पे उतना ही आया जितना सरफेस पे था 120 वोल्ट, r इज इक्वल टू 5 एक इनसाइड पॉइंट था, इधर पे भी उतना ही आएगा 120 वोल्ट, और r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे हमने अभी निकाल लिया है 80 वोल्ट आ रहा है। और ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन से, ये जो आंसर्स हैं बी ऑप्शन से आपका मैच हो रहा है, तो यहाँ पे बी आ गया। तो ये एक बेसिक चीज है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल और हॉलो स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल के कारण जो पोटेंशियल है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इसका जो ग्राफ है वो भी शायद मैंने पिछले वीडियोस में जितना मुझे याद आ रहा है शायद मैंने बनाया था, और अगर आपको नहीं ध्यान है तो ये देखिए इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का आता है कि r इज इक्वल टू कैपिटल R तक तो ये कांस्टेंट रहता है, r इज इक्वल टू कैपिटल R तक ये जो ग्राफ है, तो ये हो गया v वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ। ये r इज इक्वल टू कैपिटल R है और r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, यानी कि अपने सरफेस तक जो है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और फिर उसके बाद जो v है वो 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले पूछा गया कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सर, ये जो डाइइलेक्ट्रिक टॉपिक है ये एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दिया हुआ है, तो एक बार जाकर के आप उसकी रीडिंग जरूर लगा लें। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि डाइइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं। पोलर डाइइलेक्ट्रिक जो कि पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पहले से ही डाइपोल मोमेंट जो है रहता है, और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनका शुरू में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं और फिर उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। और जहां तक यहां पे जो है पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात की गई है, तो देखिए पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है। पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं सर। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, और इनके रैंडम ओरिएंटेशन के कारण जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। जो नेट डाइपोल मोमेंट है जीरो हो जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक है इसका कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो पहला है कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है। और इसी रैंडम ओरिएंटेशन के कारण, क्योंकि ये अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड रहते हैं, इसी रैंडम ओरिएंटेशन के कारण जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। राइट, तो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एनसीईआरटी में जाकर के आप एक बार देख लीजिएगा, इसको अच्छे से रीडिंग लगा लीजिएगा। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि फिर डाइपोल मोर और लेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डाइपोल की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये जितने भी डाइइलेक्ट्रिक्स हैं ये मोर और लेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और फिर इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो असर्शन है वो गलत है, रीजन जो है वो सही है। ठीक है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है कि ए इज नॉट करेक्ट, यानी असर्शन इज नॉट करेक्ट और रीजन जो है ये करेक्ट है, ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है यहाँ पर, हाँ, कि असर्शन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है। देखिए अगर देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज वी कैन से इंटीग्रल ऑफ R1 to R2 माइनस ऑफ
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 एंड 2। और इसी को अगर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाता है, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, इसे बोला जा सकता है ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट इज डेल्टा आर कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी है, ठीक है, और कोई चार्ज है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ये डेल्टा आर है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल्टा आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। थीटा यहाँ पे माइनस साइन भी लगा लीजिए, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल्टा आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा आर कॉस थीटा, इसको हम बोलते हैं ए सी, ठीक है। डेल्टा आर कॉस थीटा, अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक है, तो ये ए सी हो गया, ए सी, ठीक है। तो डेल्टा आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ ई इंटू ए सी। और अगर ए सी को, इसी ए सी को हम डेल्टा एक्स ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो डेल्टा एक्स है, व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स, ये ध्यान रखना है, व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस in the direction, or distance in the direction of electric field, distance in the direction of electric, distance in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेल्टा एक्स होता है ना। डेल्टा एक्स हियर इज डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 है, ये 5 है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, जब है ना, जब कोई चार्ज ए से बी तक जा रहा है, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 4, ये सीधे सीधे आपका 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, जो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ई कितना हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, अगर पोटेंशियल वी है तो ई कितना हो जाएगा, वी बाय 0.1, ठीक है, वी बाय 0.1। और अगर वी ए बी की बात करेंगे, वी ए बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, 4 दे रखा है, तो E इंटू 0.4, ठीक है, E इंटू 0.4। और E यहाँ पे हमने कितना निकाल लिया है, E जो है ये V बाय 0.1 इंटू पॉइंट, अच्छा ये जो है 4 सेंटीमीटर है तो इसको हम लिखेंगे 0.04, ये 0.4 नहीं होगा, 0.04 होगा, 0.04, तो 0.04, ठीक है। तो V बाय 0.1 इंटू 0.04, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 0.4V, ओके, और 4/10V, और वी कैन से 2/5V। ये जो आंसर है ये आपका हो जाएगा 2/5V, ठीक है। तो यहाँ पे अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस उतने भी डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम E इंटू डेल्टा एक्स या माइनस E इंटू डेल्टा एक्स से निकालते हैं, और ये आता है, अब इसके डेरिवेशन वगैरह में या डिटेल्स में मैं उतना नहीं जाऊँगा, है ना। E वेक्टर जो है V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है माइनस ऑफ R1 टू R2 E वेक्टर डॉट DR वेक्टर होता है, और फिर उसी से ये E डेल्टा एक्स आ जाता है, माइनस ऑफ E डेल्टा एक्स। और बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल दे रखा था V। E इंटू डी को अगर आपका कांस्टेंट फील्ड है
तो E इंटू डी को V लिख सकते हैं। तो यहाँ से E निकल के आ जाएगा, E कितना आ जाएगा V/d, यहाँ पे E V/d आ जाएगा, और फिर V बाई 0.1 ये आपका E आ गया, और फिर VAB कितना होगा E इंटू डेल्टा एक्स यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो E इंटू 0.04, तो V बाई 0.1 इंटू 0.04, फाइनली 2/5 वोल्ट जो है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो D ऑप्शन होगा, ठीक है, D ऑप्शन यहाँ पे आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है कि कंसिडर अ सर्कुलर लूप दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड हैज अ रेडियस a√2, फाइंड द पोजीशन अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर द electric field is maximum if the ring was assumed to be placed in xy plane। चलिए सर, तो यहां पर अगर सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि what is the field due to a uniformly charged ring। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रिंग आपको दे रखी है और इसकी एक्सिस पे यदि हमें फील्ड बताना है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से, ये जो पॉइंट है इसके सेंटर से सपोज x दूरी पे है, और इसका जो चार्ज है वो आपको Q दे रखा है। ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का जो चार्ज है वो आपको Q दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इसके कारण फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो E जो है ये निकल के आता है KQX डिवाइडेड बाय, अब मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो हम कैपिटल R बोल देते हैं, इसके रेडियस को हम कैपिटल R, अच्छा यहाँ पे रेडियस आपका A दे रखा, चलिए कैपिटल R बोल देते हैं, फिर उसको करेंगे। तो कैपिटल R, तो ये हो जाएगा KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज टू पावर ऑफ 3/2, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज टू पावर ऑफ 3/2, ठीक है। और बस इसी का हमें यूज करना है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि फील्ड मैक्सिमम कब होगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हमें याद करना है, याद रखना है। फील्ड मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं सर, DE बाय DX को 0 कर देते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इससे जो आंसर आता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस R/√2 पर जो फील्ड है वो मैक्सिमम होता है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस R/√2 पे जो फील्ड है वो मैक्सिमम होता है। इसका अगर आप चाहें तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, यूं, और ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मैक्सिमा आ रहा है दोनों तरफ, दोनों साइड मैक्सिमा आता है, तो ये इधर आएगा x इज इक्वल टू R/√2 पे, और इधर जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मैक्सिमा आएगा ये आएगा माइनस ऑफ R/√2 पे, और ये E वर्सेस R का ग्राफ है, ठीक है। ये E वर्सेस R का ग्राफ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको पता है कि मैक्सिमम जो फील्ड है वो प्लस माइनस R/√2 पे आता है। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है सर, यहाँ पे ट्रिक दी गई है। यहाँ पे जो बच्चे हैं जनरली जल्दीबाजी में क्या देखेंगे कि अच्छा ये रेडियस A दे रखा है, वो सोचेंगे कि सर रेडियस A है तो जो मैक्सिमम फील्ड कहाँ होनी चाहिए, तो मैक्सिमम फील्ड वो बोल देंगे कि सर A/√2 पे होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए R जो है वो कितना दे रखा है, R यहाँ पे आपको A√2 दे रखा है, A√2 दे रखा है। तो फील्ड मैक्सिमम किधर होगी, फील्ड मैक्सिमम R/√2 पे होगी, यानी कि A√2/√2 यानी कि A पर। तो यहाँ पे जो फील्ड मैक्सिमम होगी वो A पर होगी, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है, तो यहाँ पर जो A ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए, तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये आपको याद रहने चाहिए सर। अगर ये रिजल्ट्स आपको भूल गए तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत जाएगी, क्योंकि आप डिराइव करके इसका फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिराइव करके आप मैक्सिमम मिनिमम निकालते हुए नहीं देख सकते है ना, उसमें टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये रिजल्ट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो फट से जो है सही आंसर आप मार्क करके चले आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आपको दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं इस तरह से यहाँ पर हैं, और एक पे जो चार्ज है टोटल चार्ज जो है एक पे दे रखा है सिग्मा प्लस सिग्मा, और एक पे जो टोटल चार्ज है वो -2 सिग्मा दे रखा है, ठीक है, -2 सिग्मा दे रखा है। अब अगर हम इन पे फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको सब इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिट फेसेस होते हैं प्लेट के उसमें
चार्ज जो है इक्वल और अपोजिट साइन का रहता है। तो यहाँ पे ये जो दो अपोजिट फेसेस हैं, यहाँ पे अगर हम चार्ज को x मान लें, यहाँ पे -x मान लें, है ना, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा माइनस x, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, -2 सिग्मा प्लस x, ठीक है, -2 सिग्मा प्लस x। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी, मान लीजिए इस प्लेट के अंदर में एक जो है पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पे जो नेट फील्ड है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 होनी चाहिए, जिससे कि हम ये जो x है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चारों फेसेस हैं, इनके कारण अलग अलग फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है, इनके कारण अलग अलग फील्ड लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इस डायरेक्शन में आएगा, x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण लेफ्ट में आएगा। इसके बाद अगेन जो थर्ड फेस है, ये वाला जो फेस है, इस फेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके कारण आएगा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये अगेन इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण हम इसको ओवरऑल अगर मान लें कि पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा x माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये कोई पॉइंट P ले रखा है ना, इस पॉइंट P पे हमने ये फील्ड लिख दी अलोंग विद डायरेक्शंस। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये ध्यान रखना है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर में, क्योंकि मेटल के अंदर में या कंडक्टर के अंदर में जो नेट फील्ड होता है वो 0 होता है, तो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर वाले पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो 0 होगा। यहाँ पे हमने P एक अंदर वाला पॉइंट ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस अब कुछ नहीं है, हमें ऐड करके जो है देख लेना है। तो चलिए जल्दी से क्विकली देख लेते हैं कितना x की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्मा माइनस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और फिर ये आपका आ जाएगा -x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर प्लस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर -x माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो जो भी फील्ड्स राइट डायरेक्शन में हैं उनको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, जो भी फील्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में उनको मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 को मैं जानबूझ के अभी कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं। तो यहां से आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 2x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यस। तो यहां से x जो है आपका निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x आपका 3 सिग्मा बाय 2 निकल के आ जाएगा, x आपका 3 सिग्मा बाय 2 निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, अब मैं x यहाँ से हटा रहा हूँ, x यहाँ से हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 सिग्मा बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा -3 सिग्मा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिग्मा बाय 2, क्योंकि देखो इन दोनों, इसमें टोटल चार्ज डेंसिटी जो थी सिग्मा थी, तो अगर एक तरफ 3 सिग्मा बाय 2 है, अब टोटल को आपको सिग्मा बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना होना पड़ेगा माइनस सिग्मा बाय 2, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो टोटल चार्ज डेंसिटी था -2 सिग्मा था, तो अगर इसको आपको बनाना है -2 सिग्मा, तो यहाँ पे -3 सिग्मा है, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा बाय 2 बनाना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस सिग्मा बाय 2 बनाना होगा। तो ये एक फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरली इसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट्स में किस तरह से हम डिफरेंट फेसेस पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने निकाल दिया है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि Q पॉइंट पे जो फील्ड है वो फटाफट लिख देते हैं। तो देखिए इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा माइनस ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, माइनस ऑफ सिग्मा बाय 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माइनस ऑफ सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, या आप माइनस साइन हटा दीजिए, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड में होगी, ठीक है। कितनी होगी, ये हो जाएगा 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 3 सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये राइट साइड में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से
इसकी जो फील्ड होगी ये -3 सिग्मा बाई 2 की, क्योंकि नेगेटिव है तो इसकी भी अट्रैक्टिव फील्ड होगी, माने यानी इसकी भी राइट साइड में ही हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा 3 सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी राइट साइड में आएगा, और -सिग्मा बाय 2 अगेन इसके भी राइट साइड में आएगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी राइट साइड में आपका आ जाएगा, ठीक है, ये भी राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फील्ड्स हैं ये हमने लिख ली हैं विथ डायरेक्शन, ये फील्ड्स हमने यहाँ पे लिखी हैं, बस अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये जो दो हैं, ये जो ऊपर वाले दो हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए सर, बचा ये, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, ई नेट जो है आपका 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यहाँ पर जो ई नेट निकल के आएगा दैट इज 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका ई नेट निकल के आया। और बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो फोर्स होगा तो वो इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज जो है आपका फोर्स आ जाता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 3 सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फोर्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर है ये आपका बी आंसर निकल करके आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये आज के इस डिस्कशन को हम खत्म करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा सा डिस्कशन इन्वॉल्व था, इसीलिए थोड़ा हमें इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करना पड़ा। जनरली अगर आप इसके सोल्यूशंस देखने की कोशिश करेंगे तो वो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीधे बता देते हैं, किस तरह से वो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया है और किस तरह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आया वो उतना डिटेल में नहीं बताते। लेकिन ये अगर आपने अच्छे से किया तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बिल्डअप होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। काइंडली कमेंट करके हमें बताइए कि किस तरह की हेल्प आपकी हुई इस वीडियो को देखने से है, और किस तरह के वीडियोस और आप हमारे चैनल पे चाहते हैं, किस तरह का गाइडेंस चाहते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में भी हम इस इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो PYQs हैं उसको कवर करेंगे। हमारा टारगेट है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके कम से कम 20-25 के जो PYQs हैं उसको हम सारा जो है यहाँ पर सॉल्व करके जो है डिस्क्राइब करें। और दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।